हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड मैथ्स बाय रूबल। अभी जो 29 सितंबर को साइंस का क्लास 10th का पेपर हुआ है, मिड टर्म एग्ज़ाम जो हुए हैं, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ सभी देखें, ध्यान से समझें, और जो नहीं समझ आए वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और बेटा, ये सिर्फ सॉल्यूशन देखने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ देखा और चला गया बस दिमाग से आउट। इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट टर्म में भी होगा, क्योंकि ये सारा सिलेबस फिर से रिपीट होना है एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए नेक्स्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके होने हैं उसमें बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विग्रस रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम इज कॉल्ड। यही है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। हिंदी में मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ कि जो बुझे हुए चूने का उत्पादन करने के लिए पानी के साथ बिना बुझे हुए चूने की तीव्र अभिक्रिया क्या कहलाएगी। तो इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा, वो मैंने ये नीचे एक पेपर पे किया है। जो क्विक लाइम होता है या बुझा हुआ चूना होता है, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। सी ए कैल्शियम की सिंबल और ऑक्सीजन की सिंबल, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बन गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन रिएक्शन। संयोजन रिएक्शन अभिक्रिया की हमने चैप्टर फर्स्ट में डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। उसके बाद इसी क्वेश्चन में जैसे अलग इसके चारों जो पार्ट हैं, चारों जो ऑप्शन हैं, वो आप समझ सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिसमें दो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होता है। और जो उसके बाद सेकंड ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा। रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट होंगे दो। जैसे कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेम यही हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि वाइट सिल्वर क्लोराइड है, ये इसको सनलाइट में रख दिया है, सूर्य की रोशनी में रख दिया, तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ये पूछ रखा है। तो इसमें नेक्स्ट मैंने यही करवाया हुआ है कि देखो, सिल्वर क्लोराइड क्या होती है। सिल्वर क्लोराइड की सिंबल होती है, सिल्वर की सिंबल बेसिकली होती है Ag से हम डिनोट करते हैं सिल्वर को। तो सेकंड में ये क्लोरीन का क्या होता है, Cl। तो 2AgCl है। अगर इसको सनलाइट में रखा जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगी सिल्वर में और क्लोराइड में, 2Ag + Cl2। इस प्रकार की रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका कलर जो हो जाएगा वो ग्रे हो जाएगा। हिंदी में पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, इस कलर को धूसर बोलते हैं। ये हिंदी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टर्म में जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आपको क्लोरीन की जगह जो सिल्वर क्लोराइड पूछा गया है, इसकी जगह हो सकता है आपको सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया जाए। तो वो भी सेम यही रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे उसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो 2AgBr क्या देगा सनलाइट की प्रेजेंस में, 2Ag + Br2। Br जो सिंबल है वो हमारी ब्रोमीन की होती है, और ब्रोमीन जब सिल्वर के साथ जुड़ जाता है तो उसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जहाँ पे एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस प्रकार की जो रिएक्शंस होते हैं उनको डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, व्हेन ए pH पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन इट शोड pH वैल्यू ऑफ 7, इट्स कोरस्पॉन्डिंग कलर ऑन pH स्केल इज। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कलर क्या होगा, ये क्या कह रहा है, जो pH पेपर है उसमें 14 तक वैल्यू होती हैं। आप लोगों को पता होगा, या नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा कि 1 से लेके 14 तक मार्क होता है, और कलर भी अलग अलग होता है। तो बिलो 7, 7 से नीचे अगर आपकी कोई सॉल्यूशन में अगर उसका कलर 7 से नीचे वाले कलर के साथ मैच होता है, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन है आपके पास वो एसिडिक है या अम्लीय है, कह सकते हैं हिंदी में। और अगर 7 से ज़्यादा है pH पे वैल्यू, तो वो रिएक्शन आपकी, वो सॉल्यूशन आपकी क्या कहलाएगी कि वो सॉल्यूशन आपकी बेसिक है। तो अभी जो pH वैल्यू है ये 7 है, जो ये न्यूट्रल होती है मिडल में, तो इसका कलर कैसा होगा ये आपसे पूछा गया है।
तो यहाँ मैंने नीचे ये फ़ोटो इंसर्ट कर रखी है। यहाँ पे देखो आप, जो 7 वैल्यू है ये वाली, जो ये 7 वैल्यू है, ये देखो, ये जो कलर है ये आपका कैसा कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ग्रीन कलर या हरा रंग बोले हिंदी में। तो जो न्यूट्रल वैल्यू होती है, उदासीन जो होता है, जिसका जैसे पानी है वो ना एसिडिक होता, जो प्योर वाटर होगा, ना बेसिक होता, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और पीएच पेपर पे कलर पूछें तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये डी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी भी रिएक्शन मैंने प्रोवाइड कर रखी है कि, और ये आपके चैप्टर में पूरी इसकी डायग्राम भी है एनसीईआरटी की बुक में, कि जिंक को जब H2SO4, इसके रिएक्शन करवाई भी जाती है स्कूल्स में, लैब्स में। क्या होता है, जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, चांदी जैसा सा ही रंग होता है जिंक के दानों का भी। उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो जिंक हाइड्रोजन को हटा के खुद सल्फेट के साथ सल्फेट ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लेता है। तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इस गैस की पहचान का भी मैंने भी बताया है अपनी क्लास में, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। उसके सामने जब गैस इवॉल्व हो रही होती है तो उसके सामने अगर माचिस की तिल्ली लेके जाएं जलती हुई, तो वहाँ पे एक पॉपअप की साउंड आएगी। तो वो जो पॉपअप साउंड होती है वो हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है कि कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये जो 4 ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं, 4 अलग अलग बच्चे हैं, जैसे आपकी किसी भी क्लास के 4 बच्चे हैं, उन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अपने अपने जो उन्होंने जैसे परफॉर्म किया उस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इनको मेटल्स को अरेंज किया है, इनकी रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम के अनुसार। तो आपने ये बताना कि कौन से बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म किया है। तो उसके लिए आए बेटा आपको ना ये सीरीज़ लर्न होनी चाहिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसकी लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी हुई है। जैसे पहले हम मेटल्स पढ़ लेते हैं जो सीरीज़ में मैंने लिख रखे हैं। सबसे ऊपर पोटेशियम जो होता है हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील। और दूसरा जो एलिमेंट है फिर सोडियम है। इन दोनों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हालांकि वो पेपर में भी आया और हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है कि पोटेशियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर या मिट्टी के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। क्योंकि ये दोनों ही जो धातुएं हैं बहुत ही अभिक्रियाशील होती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं। अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए, ओपनली अगर इनको रखा जाए, तो ये ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर मेटल आपसे पूछा जाए तो वो है पोटेशियम, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जो हाइड्रोजन से अब लिखे हुए हैं इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे वो बढ़ती हुई है। और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं सारे। गोल्ड है बहुत ही कम रिएक्ट करता है। तो इसको याद करने की ट्रिक लिखी हुई है छोटी सी, आप भी इसे याद कर सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट जीनियस। जिससे प्लीज़ है पी से पोटेशियम याद कर सकते हैं, स्टॉप एस से सोडियम, कॉलिंग सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, क्यूट से सी है, सी से क्यूट है, सी से कार्बन, जेड से जिंक, जेड से जेब्रा,
आई से आयरन, ऐसे आप इस सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली फिर ये जो 5th क्वेश्चन है इसका आंसर दिया हुआ है। अब आप सीरीज़ में भी देख सकते हैं कि सबसे ऊपर देखिए एल्यूमिनियम है, इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। देन देखिए एल्यूमिनियम के बाद है जिंक, देन फिर आयरन। आयरन की सिंबल यहाँ मैंने मिस्टेकली आई लिख दी है, बट इसकी सिंबल होती है Fe, जो आपके ऑप्शन ए में लिखी हुई है, सॉरी फॉर मिस्टेक। देन उसके बाद कॉपर, कॉपर की सिंबल ही Cu है। तो आपको अगर ये सीरीज़ याद होती तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू। ग्लूकोज क्या होता है हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 6C6H12O6 हम पढ़ते हैं हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला। वो क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ये 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है ये 3 कार्बन वाले पायरूवेट में ब्रेक हो जाता है। तो आपसे ये पूछी गई है कि ये फिनोमिना, ये प्रोसेस होता कहाँ है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ये होता है। ये आपका लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है जो उसका ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोसेस बाय विच ए डिवाइस एक्टिंग एज एन आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड इन केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड। ये आप लोगों ने आजकल सुना भी होगा, किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसको आर्टिफिशियली एक किडनी की जैसा ही प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो कि ये नाइट्रोजन वाला हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको बाहर रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस का जो नाम है इसको बोला जाता है डायलाइसिस। हिंदी में इसको अपोहन बोला जाता है। हिंदी वाला क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी मीडियम के बच्चों के पास, हिंदी में इसको अपोहन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जो वो है इसका राइट आंसर। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज। इसमें यही पूछा है, जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है हमारा उसका ये क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा है कि तंत्रिका कोशिका का हमने वो वाला भाग बताना है, उसके 3-4 पार्ट पढ़े होंगे। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी आ जाता है पेपर में कि कौन से भाग से क्या चीज़ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है। तो इसमें पूछा गया कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में इसके तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग से जो है कि इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाती है वो हमेशा इसकी एक्सोन की, ये वाला जो हिस्सा है इसको एक्सोन बोला जाता है, हिंदी में इसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। इस हिस्से से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमेशा होके जाता है। यहाँ जो ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट को ध्रुमिका बोला जाता है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये वाले, यहाँ से जो जाती है यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, यहाँ इंफॉर्मेशन रिसीव होगी। देन यहाँ से वो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत आवेग की फॉर्म में। फिर जो ये पूरा हिस्सा है एक्सोन जिसको बोलते हैं या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, यहाँ से विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाएगी। देन इसके फिर लास्ट में यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक मोड है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है फिर से केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आई, देन यहाँ लास्ट में फिर से क्या हो जाएगी, वो केमिकल फॉर्म में चली जाएगी। फिर यहाँ लास्ट में फिर दूसरी जो न्यूरॉन सेल होगी वो कनेक्ट होगी, वो उसके डेंड्राइट्स हैं, वो फिर से यहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हॉर्मोन्स फाउंड इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड। जो प्लांट पादप हार्मोन हैं, जो पौधों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं
वो 4 प्रकार के पढ़े होंगे, आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए मेरे साथ। बेसिक है इन चारों पे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होगा, नेक्स्ट टर्म में जो एनुअल एग्जाम होंगे उनमें फिर से आएगा। तो मैं आपको ये चारों ही हार्मोन एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में, अभी थोड़ा ध्यान रह जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट है, जैसे इसमें ऑप्शन ए है जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये हार्मोन हमेशा पाया जाएगा जो प्लांट्स की टिप होती हैं वहाँ पे ये हार्मोन पाया जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन प्लांट की टिप्स पे पाया जाएगा। उसके बाद ये हार्मोन ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, मतलब वृद्धि में, जो पौधों की वृद्धि होती है वो होती है ऑक्सिन हार्मोन से। देन सेकंड है साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है। सिर्फ ये 4 ही हार्मोन आपको याद करने, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। साइटोकाइनिन हार्मोन, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, सिंपल याद करने की सिंपल सा लिंक बना सकते हो आप, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। तो जहाँ पे भी सेल डिवीजन होती है, जो कि फ्रूट्स और सीड्स में सबसे फास्ट होती है, रैपिड होती है, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन वहाँ पे होता है, तो साइटोकाइनिन हमेशा सेल डिवीजन जहाँ होती है वहाँ मिलेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है जिबरलिन। जिबरलिन हार्मोन पाया जाता है जो पौधों की तने की, स्टेम की जो गर्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसको बढ़ाने में जो हेल्पफुल होता है वो होता है जिबरलिन हार्मोन। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। आप लोगों ने अभी देखा कि बाकी तीनों हार्मोन हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में, वृद्धि में हेल्प कर रहे थे। सिर्फ अब यूं तो है नहीं कि पेड़ बढ़ता ही रहेगा, उसकी ग्रोथ एक टाइम के बाद किसी न किसी पॉइंट पे तो रुकनी होगी। तो उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उस ग्रोथ को रोकने के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, हिंदी में पढ़ेंगे तो एब्सिसिक अम्ल है। ये हार्मोन जो होता है, बाकी सारे हार्मोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए होते हैं, सिर्फ इकलौता हार्मोन पौधों के अंदर जो ग्रोथ को रोकता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो हार्मोन बताइए जो सेल डिवीज़न में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है साइटोकाइनिन।